हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ाते हैं। तो त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो तो उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। याद रखिएगा, जिसका घात 3 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो? 3 हो तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि 5x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8। तो देखिए, तो इस बहुपद का घात कितना है? 3 है। तो ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। एक और एग्जांपल देखिए, 5x³ प्लस 6x² प्लस 7x। इस बहुपद का घात कितना है? 3 है। तो यह कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। बात क्लियर है? तो याद रखिएगा कि पद कितना है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमको घात से मतलब है। अगर घात इसका 3 है तो यह कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। इसमें पद कितना है? 4 है, मगर घात कितना है? 3 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना, यह त्रिघात बहुपद है। अब देखिए कि 5x³ प्लस 6x², यह कौन सा बहुपद? तो इसका भी घात 3 है। तो यह कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। फिर देखिए 6x³, यह कौन सा बहुपद है? यह भी त्रिघात बहुपद है। तो पता है ना कि जिस बहुपद का घात 3 हो तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। बात क्लियर है ना? अब चलिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हम रख दिए तो वह तो घात 3 वाला गायब हो जाएगा ना। देखिए, अगर a का मान 0 रख दे तो जिस बहुपद का घात 3 है और क्या कहता, जिस पद का घात 3 है वह तो गायब हो गया। तो bx² प्लस cx प्लस d हो जाएगा, है ना। तो जब भी घात 3 वाला गायब हो जाएगा तो वह त्रिघात बहुपद रहेगा नहीं, है ना। तो इसलिए a का मान 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो वह द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। सॉरी, त्रिघात बहुपद के बारे में, जिस बहुपद का घात 3 हो उस बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो वह त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे शर्त लिख दिया गया है कि a का मान 0 नहीं है। बात क्लियर है? अगला कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3 होते हैं। तो याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितना शून्यक होते हैं? 3 होते हैं। 3 शून्यक पे तो आप टिक लगा सकते हैं, मगर ओरिजिनल पॉइंट है कि अधिक से अधिक 3 होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? अधिक से अधिक 3 होते हैं। याद रखिएगा बात को। बात क्लियर? त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3 होते हैं। तो एक क्या होते हैं? अल्फा, एक बीटा और एक गामा। मान लीजिए कोई बहुपद px है, कोई बहुपद क्या है? px है। तो अगर अल्फा इसका शून्यक है, अल्फा इसका शून्यक है, इसका मतलब p अल्फा बराबर क्या होगा? 0 होगा। p बीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा। p गामा बराबर क्या होगा? 0 होगा। कोई डाउट नहीं ना? तो अगर अल्फा बीटा गामा है किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक, अल्फा बीटा गामा है, इसका मतलब कि अल्फा बहुपद में रखने पर शून्य हमको देगा और बीटा बहुपद में रखने पर शून्य देगा और गामा बहुपद में रखने पर शून्य देगा। तो अल्फा बीटा क्या है? त्रिघात बहुपद का शून्यक है। कोई डाउट नहीं ना? बात क्लियर? अगला पॉइंट है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? तो जब भी आप ग्राफ खींचिएगा, त्रिघात बहुपद का ग्राफ खींचिएगा, तो ग्राफ अगर खींचिएगा तो वह S आकार का आएगा। किस आकार का आएगा? S आकार के आएगा। बात क्लियर है?
तो इसका जो ग्राफ होगा सो एस आकार का होगा, ऐसे करके। इसका किस कैसा आकार होगा? एस आकार का होगा। तो जब भी त्रिघात बहुपद का अगर आप ग्राफ निकालिएगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? एस आकार का आएगा। बात क्लियर है? तो याद रखिएगा त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? तो एस आकार का होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो बोलिएगा अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर? अधिक से अधिक कितना शून्यक होते हैं? 3 होते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। तो याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए, त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालने आना चाहिए। तो यहाँ जो अपना इसके 10th में जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो जब क्वेश्चन हमको त्रिघात बहुपद का आता है तो शून्य पहले से दिया हुआ रहता है, शून्य पहले से दिया हुआ रहता है। वो कहता है सत्यापित करने के लिए। मगर मान लीजिए कि शून्य दिया हुआ नहीं है और तब उसका शून्य ज्ञात करना है, तब आपको त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालना सीखना पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम समझाते हैं गुणनखंड प्रमेय से और आपको समझाएंगे। अगर शून्य नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया है, तब बोले कि शून्य कैसे निकाला जाता है, तो निकालते हैं। बात क्लियर? तो चलिए समझाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, इसका शून्य निकालना है। तो इसका शून्य निकालना तो पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो गुणनखंड प्रमेय का उपयोग कैसे करें? तो सबसे पहले देखेंगे कि अचर पद कितना है? -6। अचर पद कितना है? -6। बात क्लियर है? अचर पद कितना है? -6 है। तो अचर पद -6 है, तो इसका संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? बात क्लियर? तो आपको पहले क्लियर करवाते हैं। कि एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 है। तो इसको मान लेते हैं। माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 मान ली है ना। क्या किए? पहले मान लेना। मानने के बाद इसमें पी एक्स का अचर पद कितना है? -6। तो लिखेंगे पी एक्स का अचर पद -6 है, जिसका संभावित गुणनखंड क्या होगा? तो पॉइंट है 6 किस किस के पारा में? तो 1 के पारा में आता है, 2 के पारा में आता है, 3 के पारा में आता है, 6 के पारा में आता है। इसका मतलब 1 के पारा में आता है तो +-1 +-2 +-3 और +-6। तो अचर पद -6 है, जिसका संभावित गुणनखंड क्या होगा? +-1 +-2 +-3 +-6। अभी जो संभावित गुणनखंड है ना, वो बहुपद में डालेंगे। वो बहुपद में डालेंगे। बहुपद के में डालने के बाद जो गुणनखंड डालने पर शून्य आ जाए तो वह उसका शून्य हो जाएगा। अगर जो मान हम इसमें से डालें और वह पी एक्स में डालने के बाद शून्य हमको बहुपद को कर दे, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्य हो जाएगा। मगर यहाँ पे कुछ ट्रिक होता है, याद रखिएगा कि यहाँ देखिए
कि गुणांक जो है 11 और 1 जोड़े तो कितना आ गया 12, अब -6 जोड़े तो -12 आ गया, तो 0 आ गया ना। इसका मतलब 1 रखने पर 0 आएगा। मगर आपको क्या करना है, सभी को ट्राई मारना, हर एक गुणनखंड को इसमें डालना है। अब अगर आप सीख रहे हैं तो इसको डालना पड़ेगा। डालने के बाद अगर शून्य आ जाएगा बहुपद तो वह उसका शून्य हो जाएगा। तो देखिए हम पहले डालते हैं 1। जब x बराबर -1 रखने पर, जब -1 डालिएगा तब -1 का क्यूब होल क्यूब 6 -1 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 -6। अब -1 का क्यूब करिएगा तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करिएगा तो +1 हो जाएगा। +1 को अगर -6 से गुना करिएगा तो -6 -11 और -6। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो -22 आता है। क्या 0 आया? नहीं ना आया। 0 आया आपको? नहीं आया। तो अब क्या डालेंगे? +1 डालेंगे। तो +1 डालते हैं तो P1 रखें तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। तो देखिए तो 1 का क्यूब 1 आ गया, इसका कितना आ गया -6, इसका आ गया 11, इसका -6। अब देखिए 11 1 12 में से 12 गया तो 0 आ गया, है ना। जब 0 आ जाए, इसमें से सब मान डालेंगे, जिस मान पे आपको 0 आ जाए तो रुक जाना है, जो मान पुट कर रहे हैं ना रुक जाना। और अगला लिखना है, चलिए लिखते हैं, अगला पेज ही ले लेते हैं। ऐसा है ना, तो अगला पेज ले लेते हैं। तो 0 आ गया तो अगला पेज में लिखते हैं कि चूंकि एक px का शून्यक, px का शून्यक है, px का क्या है? शून्यक है, इसलिए x - 1 px का क्या होगा? गुणन खंड, है ना। 1 px का शून्यक है, इसलिए 1 px का शून्यक है, इसलिए x - 1 px का क्या होगा? गुणनखंड। कोई डाउट नहीं ना? तो पता चल गया कि x - 1 गुणनखंड। अगर आपका कोई बहुपद त्रिघात है तो उसका अधिक से अधिक 3 गुणनखंड निकलेगा। बात क्लियर? तो एक गुणनखंड पता चल गया, कोई डाउट? और जब यह गुणनखंड पता चल जाए तो लिखना है px बराबर, क्या लिखना है? px बराबर जो बहुपद था, बहुपद क्या था? x³ माइनस 6x² प्लस 11x - 6 ना, यही ना गुणनखंड था। तो जब ये आ गया, अब गुणनखंड मेन है, यहां से गुणनखंड समझना। अपना इसके पता चल गया कि x माइनस इसका गुणनखंड है, तो अब देखिए गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे गुणनखंड का एक ऐसा पॉइंट बताएंगे, देखिएगा एकदम समझ में आ गया ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, आपको भाग कुछ नहीं देना पड़ेगा, सीधा आ जाएगा गुणनखंड। तो गुणनखंड देखिए, इस गुणनखंड के लिए आपको एक लाइन छोड़ देना पड़ेगा और दूसरा लाइन में जो गुणनखंड आया है, अगर घात 3 हो तो 3 बार लिखना है, घात 4 हो तो 4 बार लिखना है, अगर घात 2 हो तो 2 बार लिखना है। तो घात हमारा क्या है? 3, तो इसको क्या बार लिखना है? 3 बार लिखेंगे। लिख दिए, है ना। घात 3 है तो क्या बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। कोई डाउट? अब क्या करना है कि x को क्या चीज से गुना करें कि x³ आ जाए?
तो एक्स स्क्वायर से, है ना, कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से। जब इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। अब इससे जब इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इतना क्लियर है। अब गौर से देखिए, यहाँ माइनस 6x स्क्वायर है, हमको माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ में कितना है, -6। तो -6 पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -5x स्क्वायर जोड़ना ना पड़ेगा, है ना। अब देखिए तो 6 आ गया। अब सोचिए यहाँ x को क्या चीज से गुना किए हैं कि -5x स्क्वायर आ गया। इसका मतलब -5x से गुना किए होइएगा तब ना -5x स्क्वायर आ गया। अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब इससे इसको गुना किए तो 5x आ गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 5x है और ऊपर क्या था, 11x था। ऊपर क्या था, 11x था। तो 5x है, यहाँ 11x है, तो क्या करना पड़ेगा, 6x जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर। अब x को कितना से गुना किए कि 6x आ गया, तो इसका मतलब +6 से गुना किए होइएगा तब ना 6x आ गया। अब इसको जब -1 से गुना करिएगा तो -6 आ जाएगा। कोई डाउट, कोई तो डाउट नहीं ना है, ठीक है। अब देखिए कि x -1 x -1 x -1 कॉमन है तीनों में, तो x -1 कॉमन ले लेंगे, x -1 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर -5x + 6। कोई डाउट। अब इसको, इसका तो गुणनखंड सीखे हैं, सीखल होइएगा ना कि इसको इससे गुना करना है, अब बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े घटाने पर -5 आ जाए, गुना करने पर 6x स्क्वायर आ जाए। चलिए करते हैं। x -1 x स्क्वायर कहता है कि 6x स्क्वायर, तो 3 दूना 6, तो -3x -2x + 6। अब देखिए कि x -1, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -3 आ जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, -2, तो x -3 आ जाएगा। अब देखिए तब x -1 x -3 और x -2 आ गया, तो गुणनखंड हमारा क्या है, x -1 x -3 x -2। अब इसका शून्य निकालना था, क्या निकालना था, शून्य निकालना था। तो शून्य निकालना है तब हमको क्या करना पड़ेगा, शून्य निकालना है तब तो आपको पता है कि लिखना पड़ेगा, चूंकि शून्य ज्ञात करना है, इसीलिए px बराबर क्या हो जाएगा, शून्य ना। तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1, x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, है ना। तो इसके कितने शून्य निकले, 3 निकले, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। कोई डाउट। तो याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद दे दे और तब उसका शून्य निकालना है तो टफ है। पहले तो शून्य निकालना है, इसके बाद संबंध भी सत्यापित करना है। तो 10th क्लास में जब भी त्रिघात वाला बहुपद वाला क्वेश्चन आता है तो पहले से 3 गो शून्य दे देता और कहता है जांच करें यह शून्य है कि नहीं, तो वह शून्य px में डालते हैं, अगर शून्य आ जाता है तो है, नहीं तो नहीं है। और जब भी सत्यापित करने के लिए बोलता है तो डालने पर गारंटी आएगा, है ना। बात क्लियर है। तो शून्य निकालना नहीं बोला जाता 10th, मगर यही 9th में गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोला जाता। तो गुणनखंड तो ज्ञात करने आता है ना। चलिए एक क्वेश्चन समझाते हैं। एक क्वेश्चन जो है, तो अब अचर पद जो है ना करते हैं ना गुणनखंड प्रमेय से, उतना नहीं करेंगे, कुछ ट्रिक यूज करेंगे या सीधा जान जाएंगे। तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि क्वेश्चन देखने के बाद, यही ना क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखने के बाद
हमको दिखाई दे रहा कि एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अगर आप 9th पढ़े होइएगा और गुणनखंड में पढ़े होइएगा तो समझ में ही आ जाएगा और पहले से पता हो। 10th में कोई बच्चा आता है तो 9th पढ़ के ही आता है। तो बात क्लियर है। अगर आपको समझना और है तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे गुणनखंड प्रमेय। तो देखिए इधर, जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में देखना रहता है कि अचर पद कितना है 20। अब उसका संभावित गुणनखंड निकालते हैं, वह मान पुट करते हैं, 0 आ जाता है तो बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वह उसका शून्य हो जाता है। पॉइंट है। तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं कि अगर सब प्लस में रहे, सब क्या रहे प्लस में रहे, तो इकाई और दहाई जैसे सम वाला स्थान और विषम वाला स्थान, तो विषम वाला स्थान इसको मानते हैं और सम वाला स्थान इसको मानते हैं। तो इसको और इसको जोड़िए तो सेम चीज आ जाएगा। 13 और 20 33 और 32 और 1 33। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तब क्या करते हैं कि पता रहता है कि -1 रखने पर 0 आ जाएगा। कितना रखने पर 0 आ जाएगा -1। तो -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ तक 13 आ जाएगा, यहाँ -32 आ जाएगा। तो 32 और -32 और -1 कितना हो जाएगा -33। और 13 और 20 कितना हो जाएगा 33। तो करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब -1 इसका शून्य है, -1 इसका क्या है शून्य है। बात क्लियर है। तो इसका मतलब x + 1 इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। अगर x का मान -1 रखने पर 0 आता है तो माइनस में नहीं आया तो प्लस में x + 1 उसका क्या हो जाएगा गुणनखंड है ना। उसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं गुणनखंड निकालते हैं। तो क्वेश्चन है x³ क्या क्वेश्चन है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है ना। ये तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है तो अपना इसके पता चल गया है कि x + 1 इसका गुणनखंड है। x + 1 इसका क्या है गुणनखंड है। तो एक लाइन क्या करेंगे छोड़ देंगे। एक लाइन क्या करेंगे छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद x + 1 कितना बार लिखेंगे घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे है ना। घात 3 है तो क्या बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। बात क्लियर है। जब आप 3 बार लिख दीजिएगा तब टारगेट x³ x को क्या चीज से गुना किए हैं कि x³ आ गया। तो पॉइंट है कि x² से गुना किए हैं। जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x³ माथा लोड ले लिया। अब इसको भी तो इससे गुना होगा तब क्या आ गया x²। बात क्लियर है। क्या आ गया x² है ना। अब पॉइंट देखिए कि यहाँ पे हमको 13x² चाहिए, यहाँ एगो x² है तो इसका मतलब 12x² तो इसको लिख सकते हैं है ना। अब x को क्या चीज से गुना किए कि 12x² आ गया। इसका मतलब 12x किए होइएगा तब ना 12x² आया। बात फ्रेश है। अब इसको जब इससे गुना किए तो 12x² आ गया। अब इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा। और यहाँ पे चाहिए 32x, हमारे पास है 12x। इसका मतलब 20x लिखेंगे तब ना 32x पूरेगा। देखिए तो 20 और 12 32x। बात क्लियर। अब x को कितना से गुना करें कि 20 आ जाए 20x आ जाए। तो 20 से तो 20x आ गया। और 20 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 20। कोई डाउट है ना। बात क्लियर है। अब चलिए कॉमन क्या है x + 1।
तो x प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसको तो आप तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 दूना x कॉमन ले लिए तो x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 10, x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 2, है ना, गुणनखंड आ गया। अब इसका शून्यक निकलना है, अब इसका क्या करना है, शून्यक निकलना, तो बराबर 0 करेंगे बन जाएगा, है ना। तो देखिए अब जगह नहीं है, बराबर 0 करेंगे आ जाएगा। क्या करेंगे, चूंकि शून्य ज्ञात करना बराबर 0 के, इससे जो पहले किया ना उतना कर लीजिएगा, आ जाएगा, सिंपल है, बात क्लियर। तो समझ में आ गया होगा। और गुणनखंड इतने तक होता है, शून्य निकालना है तो इसके बराबर क्या कर देंगे 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर -10, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। बात फ्रेश है। तो अल्फा बीटा गामा का मान आ गया। अब चलिए, अब आपको